अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आप देख रहे हैं मेरे साथ असद फ़ैज़ साहब मौजूद हैं और असद फ़ैज़ साहब आपको भी और तमाम नाज़रीन आपको भी बहुत-बहुत ईद मुबारक। डैम्पेंड किस्म की ईद मुबारक, लेकिन ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने अल्लाह की राह में इतनी मेहनत की है रोज़ों की, उनको मुबारकबाद तो देना बनती ही है। अगरचे दिल मग़मूम है और बहुत ही अजीब से हालात हैं, लेकिन बहरहाल ईद तो ईद है, वो हमने करनी है। लेकिन उसकी जो गम की एक और जो वजह है, वो ये है कि जो वॉर हो रही है, उसमें इस तरह के लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, वो भी एक ज़ाहिर है कि एक वजह है। और फिर पाकिस्तान में अजीब से हालात हैं, इमरान खान साहब की मुलाकात फिर नहीं की करने दी गई। और ये हम किसी ज़माने में मकबूज़ा कश्मीर में सुना करते थे कि वहाँ पे हुर्रियत की जो लीडरशिप थी, उसको नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई, या लोगों को जो वो मेन जामे मस्जिद थी, उसमें लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब वही चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं, यही चीज़ें हम सुनते थे। इसराइल में मस्जिद अक्सा को बंद किया गया और एज़ ऑफ टुडे अभी तक मस्जिद अक्सा को नहीं खोला गया। तो ये चीज़ें अब पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गई हैं, जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल अफ़सोस बात है। फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी गई, उनके दोस्तों की मुलाकात नहीं होने दी गई, तो ये बहुत ही अजीब-सी बात है। इसके साथ-साथ जो हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के हवाले से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस थर्सडे को बहुत बड़ी डिबेट होने जा रही है। देखेंगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक और जो खबर बड़ी कंसर्निंग है, वो शिया उलमा के हवाले से है, जिसमें हमने देखा कि शिया उलमा ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है, जिस तरीके से उनके साथ एड्रेस किया गया आर्मी चीफ साहब की तरफ से, और उसको उन्होंने पसंद नहीं किया। ईरान की जो वॉर है, उसकी भी तफसीलात में जाएँगे, उस पे जब हम बात करेंगे, मैं उसको आपको थोड़ी-सी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो भी बताऊँगा। लेकिन टू स्टार्ट विद, असद भाई ईद मुबारक। और सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपकी ईद कैसे गुज़री? और इमरान खान के खिलाफ जो कि एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा था, और उसके साथ-साथ हमने देखा कि इमरान खान की जो फैमिली है, उसको भी नहीं मिलने दिया गया। लेकिन पूरी कौम जो है वो चीख-चीख के कह रही थी कि इमरान खान ईद मुबारक, इमरान खान ईद मुबारक, और उसमें आप भी शामिल थे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन जी, जी, आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, वो मैंने ट्विटर पे लिखा है आर्टिकल वो। पता नहीं, आपको शायद पता होगा कि ट्विटर में आप आर्टिकल लिख भी सकते हैं वहाँ पे, और हाँ। तो मेरा है वो, उसका लिंक भी मैंने आपको भेजा था। वो उसका टाइटल भी यही है कि ईद मुबारक इमरान खान। उसमें हुँ, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह इमरान खान अम, पिछले 75 साल में वो वाहिद आदमी है, इमरान खान के, जो खड़ा हुआ है डट के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। हर जाति, हर जुल्म जो उसके खिलाफ वो आवाज बुलंद कर रहा है। बल्कि इनफैक्ट मेरी थीसिस यही है कि पाकिस्तान का जो सबसे फ्री आदमी है, जो सबसे आजाद शख्स है, वो इमरान खान है। चूंकि हाँ, उसकी वजह यह है कि वो अपनी टर्म्स पे जिंदगी गुजार रहा है, हाँ, उसको किसी का खौफ नहीं है। वो जो अपनी मर्जी से, अपने नजरिए के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजार रहा है। देखिए, ये सलाखें और ये जो जेल होती है, ये होती है ना, ये कैद नहीं होती। कैद असल में हमारे ज़हन में होती है कि ज़हन जो होती हम है। 250 मिलियन पाकिस्तानी हैं, जो वो असल में कैद में हैं। हम इतनी खौफ के आलम में रह रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम पे अगर ज़ुल्म है तो हम फरियाद नहीं कर सकते। हम पे इस वक़्त पाकिस्तान में जो गुर्बत का आलम है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है, रह रहे हैं। महीना गुज़ारना मुश्किल हो गया है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते। बिजली का बिल पूरे दुनिया में इस वक़्त सबसे ज़्यादा बहुत पाकिस्तान ज़्यादा। में है। गैस का बिल, पेट्रोल, इसके खिलाफ हम अब एहतजाज भी नहीं कर सकते उनसे। हाँ, तो हाँ। ये असल कैद ये है कि इस कैद में हम दो 250 मिलियन पाकिस्तानी हैं। इमरान खान तो आजाद आदमी है, उसको आपने सलाखों के पीछे रखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? वो जो जहन में होती है उसके, जो उसके नजरियात हैं, जो ख्यालात हैं, वो उनके हिसाब से आवाज, जहां जहां आवाज बुलंद करनी होती है वो बुलंद कर रहा होता है। वो नहीं डरता किसी से। हम खौफ के आलम में, वो नहीं है। तो वो नहीं है। इसलिए मैंने आज, हुँ, वैसे आप ये जो फरमा रहे थे, इस दफा फिर उन्होंने, ये पांचवी फैमिली ईद है इमरान खान 5वीं की, हाँ, जो उन्होंने ईद की नमाज नहीं नहीं पढ़ने पढ़ी। दी। हाँ, और बेगैरती का आलम ये है कि जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल, एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल मीडिया है, वो ये कह रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पे इमरान खान ने ईद की नमाज अदा नहीं की, जैसे कि
इमरान खान का पास कोई चॉइस थी, उसने कहा नहीं हाँ मैं नहीं हाँ, करूँ, या इमरान मतलब खान ने ये डर के कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। करके नहीं करूँगा। हालाँकि ये इंतहाई बेगैरती की बात है। आप जानते हम्म, हैं हम्म, कि सिर्फ़ इन्होंने इसलिए नहीं किया कि जो जेल में पाकिस्तानी है वो भी इमरान खान के दीवाने हैं। अगर ये बाहर आ गया जेल के कंपाउंड में भी, तो हाँ, वहाँ भी लोग जो है वो इमरान खान के नारे हम्म। बुलंद कर देंगे और वहाँ भी तो इनको ये सिक्योरिटी अपने की बात फिर कर रहे हैं, ये इमरान खान की सिक्योरिटी को कोई मसला नहीं वो होगा। जेलर की और वो जो कर्नल बैठा हुआ है ये उसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो फिर अच्छा फिर जब इस लेवल की चीजें होंगी तो वो बाहर निकल जाएंगी, जाहिर बात है, हाँ किस हाँ किसको रोकेंगे। हाँ। तो ये डर के मारे इमरान खान ये हुआ है जरूर, इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया गया, ना उनकी बहनों से मिलने दिया गया फिजिकल, ना किसी लॉयर से मिलने दिया गया, ना किसी से मिलने दिया गया। लेकिन उनके दो बेटों की फोन पे उन्होंने 25 मिनट की बात कराई है। बड़ी एहसान की बात है, बहुत जी एहसान है उनका। बड़े बहुत लेकिन बड़ा लेकिन एक चीज़ एहसान मुझे है। बताएं कि अब जो बात है वो ये है कि एक तो मैंने जैसे कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस थर्सडे को, कमिंग थर्सडे जो आ रहा है, उसमें हम डिबेट एक बहुत बड़ी देखने जा रहे हैं। साथ साथ हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर भी अब बातें हो रही थी कि ईद के बाद एक तहरीक शुरू की जाएगी। सुहेल अफरीदी साहब को भी मैं सुन रहा था, वो भी इस तरह की चीज़ें बातें करते रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि कुछ मीनिंगफुल किस्म के कुछ एक्शन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस नेक्स्ट कमिंग कपल ऑफ वीक्स में? देखिए मुझे सोहेल अफरीदी और ये जो नई नस्ल के जो पीटीआई के लीडर्स हैं, मुझे बहुत पसंद हैं और मैं इन पे भरोसा भी करता हूँ। लेकिन इससे पुरानी जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो मेरे ख़्याल से इंतहाई बुज़दिल, या उनमें से 3 किस्म के लोग हैं। एक तो वो है कि या वो जो बिके हुए हैं, दूसरे वो हैं कि जो खौफ़ के मारे कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए हैं, हुँ। या बिल्कुल उन्होंने समझौता कर लिया है, और तीसरे वो हैं कि वो इतने खौफज़दा हैं कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो वो इसलिए मुझे तो पीटीआई की जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, अनफॉर्चुनेटली वो सारे ओहदों पे वही बैठे हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी हुआ, हाँ, या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हुआ, या वाइस प्रेसिडेंट हुआ, या जो भी हुआ, चेयरमैन हुआ, इवन सबसे बड़ा जो वो कॉम्प्रोमाइज आदमी है वो तो खुद गौहर है, वो जो चेयरमैन बना हुआ है पीटीआई का। तो इसलिए मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये जितने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, देखें उस जमाने में जब एमएनएज और एमपीएज का सिलेक्शन हो रहा था इलेक्शन से पहले, बहुत लोगों ने, पीटीआई के वर्कर्स ने आवाज उठाई थी कि ये जो पीटीआई के जो लीडर हैं, याद रखें इमरान खान जेल में था और इनके हाथ में जो था, ये सेलेक्ट कर रहे थे एमएनएज और एमपीएस को, और उस वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी कि यहाँ धांधली हो रही है, अपने अपने दोस्तों को पैसे ले लेके एमएनएज और एमपीएस की सीटें बेची जा रही हैं। और हम में से किसी ने उसको यकीन नहीं किया था, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो सब सही थे। ये वही हाँ। लोग हैं, उनमें से कराची में से एक आध लोग तो ऐसे हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ बातें करते हैं। टीवी पे आके अभी भी पंजाब में देखें, सारे एमएनए और एमपीए जो टीवी पे आ रहे होते हैं और प्रोग्राम में, शोज में आ रहे होते हैं, अपनी बातें कर रहे हाँ, होते हैं, सब कुछ लेकिन कर रहे कभी हैं। निकलते नहीं है घर से अपने, कभी प्रोटेस्ट नहीं करते, कभी किसी जगह उन्होंने आवाज नहीं बुलंद की। तो वो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो कॉम्प्रोमाइज किस्म के लोग हैं। हाँ, मुझे उनसे हाँ, कोई उम्मीद हाँ। नहीं है। लेकिन सोहेल आफरीदी एंड कंपनी, उनका जो पूरा ग्रुप है, मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। अभी मेरी कोई उम्मीद उनसे टूटी नहीं है टूटी कि नहीं है। वो अच्छा, लेकिन साथ-साथ ये भी बताएँ कि ये जो शिया उलमा वाला मामला हुआ है, ये क्या हुआ है? इसको क्या मिसहैंडल किया गया है? अब शिया उलमा के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि जी उनमें से कुछ लोगों को कहा गया कि आप ज़रा बयान आप अपना ज़रा ठीक करें इनको, और ये हुआ क्या है और ये क्यों हुआ है? देखिए, आसिम मुनीर बुनियादी तौर पे एक साइकोपैथ नार्सिसिस्ट है, जिस बिल्कुल वही उसकी हरकतें हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की हैं। यही वजह है कि उनकी गाड़ी छनती है। ये इसने इनका ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान आर्मी जो है वो अम, ईरान पे सऊदी अरब से पैसे लेके मर्सनरीज के तौर पे ईरान के साथ जो है वो स्कर्मिशेस करने जा रही है, या हुँ, जंग करने जा रही है। इनकी जहन में ये चल रहा है। देखिए, मसला एक ये है कि 2700 किलोमीटर का बॉर्डर आपका अफगानिस्तान के अंदर है, जो कि हाँ, होस्टाइल है, दुश्मन। 3300 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है, वो तो बहुत ज्यादा होस्टाइल है। रहता है एक 900 किलोमीटर का बॉर्डर, वो वो भी एक हो जाएगा, ईरान वो भी हो ईरान जाएगा। के साथ है। आप उसे भी होस्टाइल बना देंगे, इसका मतलब है पाकिस्तान तीनों तरफ से सारी लेकिन इसमें सरहदों पे। इसमें जो हिडन मैसेज है, जो अंडरलाइंग मैसेज है, वो क्या है? क्या वो ये है कि इन्होंने तय कर लिया है कि हमने
ईरान के खिलाफ जाना है, क्योंकि देखिए ना अभी जो आज मीटिंग हुई है टर्की में, आपको बताता हूँ, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और उन्होंने बताया है कि जनाब हम आपस में मिलकर ये सारा कुछ करते हैं। ये जो सूरत हाल है, क्या इससे आप लिंक कर रहे हैं कि ये डिसाइड हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल जो नहीं, जो असल में जो ये गुलाम है ना, तो गुलाम अपनी तरफ से तैयार रहता है कि आका का आँख का इशारा भी आया तो हम कर गुज़रेंगे। तो अब ये पूरे रास्ते साफ कर रहे हैं, रास्ते हमवार कर रहे हैं। इनको आपने देखा था जब उन्होंने खमीनाई साहब को शहीद किया था तो किस तरह का रिएक्शन आया था पूरे पाकिस्तान में। हुँ, कराची, लाहौर, हर जगह, इस्लामाबाद, कितने लोग हज़ारों निकले थे। फिर उन्होंने 36 लोग शहीद भी कर दिए थे प्रोटेस्टर्स के अंदर से। तो ये चाह रहे हैं कि ये इम्प्रेशन ना जाए, जब हम इवेंचुअली आका का इशारा मिलने पे हम जाएं ईरान से लड़ने के लिए, तो पीछे से कोई प्रोटेस्ट ना हो, कोई आवाज ना बुलंद करे। तो ये शिया उलमा को बुला के इनकी बेगैरती की इंतहा देखें। बहुत सारे शिया उलमा तो ऐसे हैं कि जिन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा था हम हुँ। आएंगे नहीं, हाँ, क्यों वो मिले नहीं हम गए। आपसे। और लेकिन शिया और सुन्नी उलमा में, दोनों सुन्नियों के अंदर भी आप देखें भरे पड़े हैं सरकारी मुल्ला। ताहिर अशरफी काफ़ी हैं हमारे पास। शियों में भी है बहुत से सरकारी मुल्ला, लेकिन कुछ ऐसे नहीं भी थे। उन्होंने बाहर आके बताया कि इंतहाई तज़हीक आमेज, ज़िल्लत आमेज उसमें रवैया लहजे में रखा। गुफ्तगू की, धमकियां लगाई शिया उलमा को, और ये तक कहा गया कि आप ये फैसला कर लें कि आप शिया हैं या पाकिस्तानी हैं। मतलब हुँ। आप जो हैं, यानी शिया आप मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की, इससे ज़्यादा बेगैरती की क्या बात होगी? फिर उसके बाद ये कहा गया कि अगर आपको ईरान से बड़ी मोहब्बत है, तो ईरान चले जाएँ। यानी ये हुँ। आप हमारे उलमाए किराम को, जिनकी इतनी फॉलोइंग होती है, जो लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनसे ही कह रहे हैं कि ईरान से इतनी, यानी कल मतलब ये अजीब-ओ-गरीब है। अफ़गानिस्तान पे जाके बॉम्बिंग करेंगे, 500 लोगों को, सिविलियन को मार देंगे, मज़लूम लोगों को वहाँ पे। उनके पास कोई एयर फोर्स नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है। आप अपने ट्रम्प से वाह-वाह कराने के लिए ये करेंगे, और पाकिस्तान में अगर कोई आप पे एहतजाज करे, आवाज़ वो बुलंद करे, उड़ा तो देंगे। आप कहेंगे कि अफ़गानिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो अफ़गानिस्तान चले जाओ। अगर आप ईरान के मुतालिक कहेंगे कि भाई हम मुसलमान हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ज़ुल्म के खिलाफ हुँ। आवाज़ बुलंद करो, चाहे जहाँ पे भी हो। चाहे कोई भी हो, वो आपके सुन्नियों को नाम तो देखिए ना, जो बग़ैर लब्बैक मुस्लिम के के साथ खिलाफ भी करेंगे। तो आप ये जो कहेंगे आगे से लोगों से कि तुम ईरान जो चले जाओ, तहरीके मोहब्बत। लब्बैक के साथ हुआ, वो सुन्नी तो सारे स्पेसिफाई हो गए हुए हैं, अब रह गए हैं शिया। अब शिया जो कम्युनिटी है उसको भी स्पेसिफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रा बताएं कि मैं थोड़ा-सा ईरान के बारे में आने से पहले, मैं साथ आपको थोड़ी-सी डेवलपमेंट्स बता देता हूँ कि डेवलपमेंट्स इस वक़्त बड़ी इम्पोर्टेंट चल रही हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, जो कि ईरान के हवाले से मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो वॉर है, देखिए ना जिस तरह अभी मिसाइल स्ट्राइक हुई है उसका डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, न्यूक्लियर साइट जो है, जी, और जी। ये इन रिटेलिएशन हुई है जो कि नातान्ज के ऊपर इसराइल ने पहले हमला किया। और मैं समझता हूँ कि ईरान जो है अभी इसके बावजूद कि उसके ऊपर ज़्यादती हो रही है, वो बड़ी कैलकुलेटेड और बड़ा देख के कर रहे हैं कि जो भी अटैक जहाँ से होता है वहाँ पे वो अटैक करते हैं, खुद नहीं करते। और उन्होंने अटैक किया बहरहाल उसमें नातान्ज के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अटैक किया था। और ये भी ईरान कह रहा है कि ये ओवरऑल अभी तक 20,000 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं ईरान के अंदर। अच्छा, देखें, अमरीकी ये जो आप मैं इधर बिल्कुल। थोड़ी ये डेवलपमेंट्स आपको बता दूँ, फिर आप सारे उसके ऊपर जी, जी, कवर बिल्कुल, कीजिएगा। बिल्कुल। अब इसमें फरमाइए। जो अमरीकी अमरीकी जो फ़ौज है, वो कह रही है जी कि हमने 8,000 मिलिट्री टारगेट्स जो है ना, उनके ऊपर अपनी बॉम्बिंग की है। 8,000, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि 8,000 जगहों पे उन्होंने बॉम्ब्स फेंके हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इराक के अंदर भी इन्होंने जंग छेड़ी हुई है, उधर से लेबनान में शुरू की हुई है। ईरानियन मिसाइल जो हैं, वो ये कहा गया था कि यूके और यूएस का डिएगो गार्सिया का जो बेस है, उसके ऊपर हुए थे, और उन्होंने कहा जी कि ईरान ने के ऊपर अटैक किया। ईरान ने अभी थोड़ी देर पहले इसको डिनाई किया है। असद जी, भाई, ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ईरान ने उसको डिनाई कर दिया कि हमने डिएगो गार्सिया के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये अटैक्स कौन करवा रहा है, और यूके का जो बेस है उसके ऊपर अटैक कौन कर सकता है। इसी तरह सऊदी अरब में भी हुआ है। ये सारी की सारी जो है ना, वो आप देखें कि जो साउथ इसराइल है उसके अंदर भी ईरान ने अटैक्स किए हैं, और उसमें भी दर्जनों के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हो चुके हुए हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 60 जो इसराइलीज हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। अच्छा, अब आप ये जरा देखें कि दूसरी दूसरी तरफ जो वहाँ पे जो एक आपको पता है जो एक जज था, जो कि आईसीसी का जो जज था, करीम खान, जिसने इसराइल के खिलाफ, ये नेतन्याहू के खिलाफ फैसला दिया था, उसको इन्होंने सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट में पकड़ लिया था ना। अब उसको अच्छा। खैर उन्होंने
उसको उन्होंने कह दिया कि नहीं आप क्लियर हैं, आपके ऊपर अब कोई केस नहीं है, आप जा सकते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इनके ऊपर कोई भी फैसला देता है या इनके खिलाफ कोई बात करता है या एब्सोल्युटली नॉट कहता है, उसको फिर ये हॉरिबल एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। जी, जी। अच्छा, आप साथ ये भी देखें कि जो लंदन है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने रैली निकाली है, जंग के खिलाफ कि ये जो जंग हो रही है, और उसमें उन्होंने वो जो नारा है ना आपका अमेरिका का मैगा का नारा उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा जी कि मैगा जो है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, ये मेक अमेरिका जेनोसाइडल अगेन, ये उन्होंने कह दिया। हुँ। ठीक है? अब ये जो सूरत-ए-हाल है, इस पे मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ, क्योंकि सऊदी अरब जो है, उसने ईरानियन डिप्लोमैट्स को भी एक्सपेल कर दिया है। और ये भी देखिए ना, फ्लेयर अप हो रही है ना सिचुएशन। आहिस्ता-आहिस्ता सऊदी अरब को बीच में सक इन करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट किए हैं कुछ ड्रोन्स भी, जो 4 ड्रोन्स वहाँ पे आ रहे थे उनके मशरकी जो सूबा है उसके अंदर, वो भी अब ये सारी चीज़ें पाइल अप हो रही हैं, और इधर से मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को भी सक इन किया जाएगा। अब इसके ऊपर आप गुफ्तगू करें। जी, आपने बहुत सारे सिनेरियोज़ रखे, तो मैं कोशिश करता हूँ उनका अहाता करने की। हुँ, देखिए एक जो कॉमन थ्रेड नज़र आएगी, वो ये नज़र आएगी आपको कि इज़राइल ने जिस तरह अमेरिका को सक इन किया है वॉर में, हुँ, जंग में, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि अमेरिका का कोई प्लान नहीं था, ना कोई तैयारी थी, पेंटागन के खिलाफ था, सारी उसको एडवाइस मिल रही थी उसके खिलाफ ट्रम्प को, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला, जो भी तरीका अख्तियार था या एप्स्टीन फाइल थी या जो भी था, लेकिन बहरहाल उसे जंग में लेके आ गया। अब मसला ये है कि ट्रम्प का तो ये ख्याल था कि 4-5 दिन जंग चलेगी, हम इनकी बंदों को, लीडर्स को मार देंगे, ये खत्म हो जाएँगे और फिर लोग निकल आएँगे हमारे इनके खिलाफ रिजीम के। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है रिजीम की, और वो दबा के हमले कर रहे हैं। अभी आप जो बता रहे थे इसमें से एक गो के ये कल नहीं किया उन्होंने, 1 हफ्ते पहले किया था। लेकिन वो जो उन्होंने जेरल्ड फोर्ड जो इनका हाँ, वो भी चला लेटेस्ट गया ना। लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो, हाँ, उसके ऊपर जो उन्होंने आग लगी थी, जो कि अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं कि लॉन्ड्री रूम में आग लगी थी। भाई लॉन्ड्री रूम की आग तो एक फायर एक्सटिंग्विशर से बुझ जाती है। हाँ, आपको आपको पता है आज ये खबर आई है कि 14 से 15 महीने लगेंगे उसको रिपेयर होने में। हाँ, वो चला इतना गया। मैसिव हाँ, डैमेज हुआ है इनको। हाँ, तो हाँ, ज़ाहिर बात है अगर आप $13 बिलियन खर्च करके एक अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, उसको ईरान ने 4 मिसाइल मारे हैं, वो 14 महीने के लिए वो बेकार हो गया है। इसी तरह उनका अब्राहम लिंकन जो है वो भागा हुआ है। डिएगो गार्सिया में मोस्ट लाइकली इज़राइल का ये प्लान है कि किसी तरह यूके को भी जंग में झोंक दें, और एक हाँ, दफा हाँ, यूके आया तो ईयू भी आ जाएगा। वो ये बिल्कुल, कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ मुसलमान इतने बेवकूफ हैं कि इज़राइल के इस प्लान में आएंगे। वो नहीं हाँ, आएंगे, उन्होंने पहले भी रिजेक्ट कर दिया था। और वो सिर्फ ये जो अरब कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरब है, ये यूएई है, ये कतर है, बहरीन, इनके दिमागों में कोई भेजा नहीं है, क्योंकि फैसले अपने खुद करते नहीं है, इनको आदत नहीं है। ये वहां पे भी इजराइल दो चार मार देता है कभी उनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, ये और उनसे कहता है कि आप भी कूदें जंग में। तो हाँ, पिछले दिनों तो सऊदी अरब बहुत ज्यादा इच कर रहा था कि हम भी आए, और पाकिस्तान से भी इतना राब्ता कायम किया था, और अजीब और गरीब किस्म का इंटरव्यू भी दिया था कि पाकिस्तान के पास, हमारे पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला मौजूद है और फलां है धमाका है। ये देखे ना, ये क्योंकि उनको अकल नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन ऐसे नहीं होते कि जाके इस्तेमाल कर दो। लेकिन मकसद कहने का ये है कि इजराइल का प्लान ये है कि अगर इजराइल के खिलाफ ईरान लड़ रहा है, हमले कर रहा है, तो सारे हाँ। मुसलमान ईरान के साथ हैं, और जो कि हैं। मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ईरान ने ऐलान भी अगर किया है ना। ईरान ईरान ने जो ऐलान किया वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा है कि जी आप लोग हमारे सब भाई हैं, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस जगह पे अटैक करेंगे जो कि वहाँ पे हमारे ऊपर अटैक वो तो आएगा। ईरान पहले से कह रहा है। मेरा मकसद कहने हाँ, की ये है कि अगर ये इन्होंने, सऊदी अरब ने फौजें उतारने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने फौजें उतारने की कोशिश की, ये अब यूएई ने, उन्होंने फौजें भेजने की कोशिश की, और अगर इस जहां पे लड़ाई होती है तो फिर मुसलमान डिवाइड हो जाएंगे। फिर ये होगा कि भाई कुछ लोग सऊदी अरब का और उनके साथ खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग ईरान के साथ। ये यही तो ही वो चाहते इसका हैं, गेम है। यही तो वो चाहते हैं ना। जी, यही तो मैं कह रहा यही हूँ, उनका यही तो, गेम है। हाँ, यही तो उनका गेम इसलिए प्लान है। बिल्कुल, ये सऊदी अरब और ये जितने बहरैन और कतर और ये, इनमें ज़रा भी अगर अकल हो तो ये, और एक बात और भी है मैं बताऊँ, इतना नुकसान होने जा रहा है इनका, अगर इन्होंने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान।
हुँ। इंक्लूडिंग पाकिस्तान हमारा बहुत नुकसान होने जा रहा है। ये ईरान, अफ़गानिस्तान नहीं है कि उनके पास ना कोई तैयारे हैं, ना जहाज़ है, ना कोई मिसाइल है। आप जाएँ हाँ। जाके उनके बच्चों को मार के आ जाएँ। ईरान ने तो भुरकस निकाल दिया मार-मार के इज़राइल का। आप क्या चीज़ हैं? सऊदी अरब में और वो सारे जितने भी बेसेस थे, आपको लेकिन मालूम है इसमें टकाना साहब सारे तबाह बर्बाद कर दिए उसने। कर दिए, लेकिन इसमें एक जो बहुत ही बड़ा जो एक्सप्लोसिव इशू है ना, वो है हमारे यहाँ जो सेक्टेरियन मामला, जिस तरह अभी आपने इशारा किया ना कि तकसीम हो जाएगी, वो बहुत खतरनाक है। और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में ये डिवाइड पैदा हो गई, तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। और ये फिर धमाके और फिर पता नहीं क्या-क्या और फिर चीज़ें, और बाहर से लोग आएँगे और पता नहीं फिर हमारे यहाँ क्या सूरत-ए-हाल चलेगी। और हमारे लोगों को, हमारी जो इवन फ़ौज जो है, वो पता नहीं उसको सँभाल सकेगी कि नहीं सँभाल सकेगी। पूरा आपका जो गिलगित-बल्तिस्तान है, ये सारे का सारा अप इन फ्लेम्स के जो होने के चांसेस हैं, मुझे बहुत खतरनाक सूरत-हाल नज़र आ रही है। देखिए 25% शिया हैं पाकिस्तान में। 1/4 ऑफ द पब्लिक, हर चौथा आदमी एक शिया है पाकिस्तान में। तो आप अगर इस आग को इग्नाइट करेंगे, और मेरे ख्याल में शायद यही प्रोपोर्शन फौज में भी होगा, क्योंकि कोई वजह नहीं है कि ना हुँ। होने की ये प्रोपोर्शन। अगर आपकी 25% फौज जो है वो शिया है, और आप उनके इस तरह की बातें कर रहे हैं कि या तुम शिया डिसाइड कर लो, तुम शिया हो या पाकिस्तानी हो, तो इस टाइप की अहमकाना और बेवकूफ़ाना बातें अगर आप करेंगे, चलें, तज़लीक ये मैं आमेज़। अब आपको मैं ना एक थोड़ी-सी लाइटर नोट पे एक छोटा-सा जोक आपको सुनाता हूँ। जी, और जी, वो ये सुनाएँ, है, बहुत ज़रूरत है जो। हाँ, बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि ये जो सूरत-ए-हाल है इसमें इसराइल, आप देखेंगे इसराइल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। और उन्होंने एक्यूज़ किया है ईरान को कि जनाब ईरान ने हम पे हमला किया है, और उन्होंने क्लस्टर क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए हैं, और हम पे बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कन्वीन की जाए। और ये जो उन्होंने व्हाइट फास्फोरस और इस तरह की जो चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं हम पे, तो ये जनाब उन्होंने किया। दूसरा ये क्या है, जो अभी नतान्स का वाक़या हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि एक बच्चा भी वहाँ पे ज़ख्मी हुआ है। तो ये सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं ईरानी, तो इनको भी ज़रा देखा जाए। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जिन लोगों को इन्होंने लाखों की तादाद में सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा एक बच्चा ज़ख्मी हो गया, 10 ईयर ओल्ड बॉय था, और वो बड़ा और मॉडरेट कंडीशन में सिर्फ़ ज़ख्मी हुआ है। तो उसको वो कह रहे हैं कि जनाब ये तेहरान रजीम जो है, ये डिलिबरेटली टारगेट कर रही है सिविलियंस को, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। क्या बात! ये जेनोसाइडल मैनियक हैं जिन्होंने 60,000 बच्चे मार दिए हैं फ़लस्तीन की पूरी एक नस्ल को इन्होंने जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया है। पूरी सिविल आबादी को उसने रबल का ढेर बना दिया है, गज़ा को। और अभी उस पे हमले हो रहे हैं, आपको पता है वेस्ट बैंक में भी दबा के हमले हो रहे हैं, जिससे सेटलर्स जो हैं इन्होंने कोई 300-400 फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक में भी मारे हैं ले जाके। हाँ, तो हाँ, ये तो अगर इसराइल, जिसे कहते हैं ना भाई, अगर ये नौबत यहाँ तक आ गई है तो आप हार मान लें। कि अगर हाँ, नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब यूनाइटेड नेशन पहुंच गए हैं कि हमारी जान बचाओ, हमारी जान बचाओ। ये किस लिए कर रहा है इसराइल के ये, वो जो नेटो की और बाकी जो फौजें हैं उनको वो तैयार नहीं है साथ देने के लिए अमेरिका का। वो कह रहे हैं भाई हाँ, हमारी जंग नहीं है ये इसराइल की जंग है। तो वो इसको एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू बना के प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ये एक अपील है नेटो की फोर्सेस से, नेटो कंट्री हुँ, से, कि हाँ, आओ हाँ, अमेरिका का हाँ, साथ दो, हमारी मदद करो ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान हमारे काबू में नहीं है। हमें इसने ईरान ने जितनी फेंटी लगाई है इसराइल की, हिस्ट्री में किसी ने इतनी फेंटी नहीं लगाई होगी किसी की। उसने अभी देखिए ना, जहां जाता है ईरान, इंटरसेप्शन तो खत्म हो गई इनकी, तो झूठ हुँ, बोलते हुँ, हैं। जो हाँ। 100 में कोई एक इंटरसेप्ट होता है उसकी वीडियो बना के दिखा रहे होते हैं दुनिया को, देखिए हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। तो इंटरसेप्शन, और ये सऊदी अरब के साथ भी वो ईरान वगैरह, ये जो आपने ये सऊदी इंटरसेप्शन। अरब की आपने जो बात की है, मुझे एक बात बताएँ कि सऊदी अरब ने अलाउ कर दिया, मैं देख रहा हूँ मेरे पास ये खबर आई है कि अलाउ कर दिया उन्होंने कि जो किंग फहद एयर बेस है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका को इजाज़त दे दी गई है कि वो वहाँ से ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब ये जो एयर बेस है ना, ये साद भाई आपको असद भाई पता होगा आपको कि ये जो एयर बेस है, ये 65 किलोमीटर्स दूर है मक्का से। आप ज़रा इमेजिन करें, और एयर ट्रैवल तो आपको पता है कुछ भी नहीं होता 65 किलोमीटर्स। हाँ, तो और ये फिर ये कि मिसाइल जो होते हैं वो हाँ, एक्यूरेट होते हैं, हाँ। लेकिन इतने एक्यूरेट भी नहीं होते। और जी। जब ऊपर तेजी से आ रहे होते हैं तो 40-50 किलोमीटर तो यहाँ वहाँ हो ही जाता तो है ज़रा वो। आप ज़रा भाँपने की कोशिश करें कि ये इसमें कितना बड़ा ख़तरा खुदा न ख़ास्ता हो सकता है, कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारे मुँह में खाकम बदहन, अगर कोई ऐसी सूरत-हाल पैदा होती है,
तो फिर क्या मामलात होंगे नहीं और देखें, किस तरीके असल से? में ईरान बहुत ज़्यादा केयरफुल है, उन्होंने तो आज तक नहीं किसी पानी के डीसेल प्लांट को भी नहीं मारा, अनलेस नहीं, इन्होंने पहले मारा नहीं, था। नहीं, 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 मैं नहीं, ये नहीं कह मैं रहा बात हूँ। कर रहा हूँ, मैं हम सिनेरियो फॉल्स फ्लैग की बात कर रहा हूँ कि खुद मैं करवा बता के रहा हूँ, कह मैं दिया भी ईरान ने करवाया। उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ, जो सबसे बड़ा डर है मुझे वो ये है कि इज़राइल इसका फ़ायदा उठाते हुए कोई कोई अपनी तरफ से कोई मिसाइल मारेगा हाँ, और जो इल्ज़ाम जो कि करीब ज़्यादा गिरेगा वहाँ पे मक्का या मदीना के, और वहाँ पे जाके फिर वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा ईरान को कि देखिए ये असल में एक पूरा गेम के प्लान के तहत किया गया। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक यही हो रहा था ना कि सारे 90% जो भी हमले अमेरिका कर रहा था वो इनकी ही सॉइल से कर रहा था ना, सऊदी हाँ, अरब की अरब सॉइल। देखिए टर्की ने तो मना कर दिया था उनको, तो वो सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत इन्हीं की सॉइल से हमले कर रहा था ना, तो वो करते रह सकते इजाजत। अब इन्होंने खुल के इजाजत इसलिए दी है कि ये एक पूरा एक प्लान, इनका मखरू प्लान जो है वो रोल आउट कर रहे हैं कि यहाँ से उड़ेंगे, ईरान इन्हें हिट करेगा, इज़राइल पीछे से कोई मिसाइल जानबूझ के मिसाइल मारेगा लगाएगा। हमारे लेकिन एक मकामात चीज़ मुक़द्दसा ए की ए तरफ, एक चीज़ मुझे और ये बताएँ इल्ज़ाम लगाएँगे ईरान को के आखिर ऊपर। में मुझे बताएँ जो मैंने शुरू में बात की थी वो ये है कि ट्रंप ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया ईरान को कि अगर आपने 48 आवर्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विदाउट एनी कंडीशंस ना खोली, विदाउट एनी थ्रेट्स बकौल उनके, ना खोली तो हम आपके तमाम पावर प्लांट्स जो हैं कोट एंड कोट ओब्लिटरेट कर देंगे ईरान के जो हैं। तो इसके बाद अब क्या सूरत नज़र आती है आपको? देखें, ट्रंप की बात में और गधे की लात में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो रोज़ाना एक नया बयान देता है। आज मैं पढ़ रहा था, अब देख रहा था वीडियो, एक अमेरिकन एनालिस्ट, अपना इनका जो एनालिस्ट है जो कि पहले इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा हायर रैंकिंग इंटेलिजेंस एनालिस्ट रह हुँ, चुका है हुँ, यूएस का। उसने कहा है कि इनका जो लेटेस्ट वो है, इन्होंने जो प्लान दिया है, आपको मालूम है 2 प्लान होता है ना, एक तो व्हाइट हाउस स्ट्रेटेजिक प्लान देता है, फिर पेंटागन उसके ऊपर देख के फिर ऑपरेशनल प्लान देता है। हुँ, उस पेंटागन के ऑपरेशनल प्लान में तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ शामिल ही नहीं है। हाँ। इट्स नॉट इवन देयर। तो आप ये जो बकवास कर रहे हैं, पेंटागन तो आपकी बात को फॉलो नहीं कर रहा है, वो तो उनके प्लान में तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ही नहीं। तो फिर हाँ, ये लेकिन इनकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ फजूल की खाली-खाली एम्प्टी थ्रेट्स देता है ये, और लेकिन फिर लेकिन खुद मुझे पीछे एक हट चीज़ जाता है। मुझे एक चीज़ जो लग रही है ना आखिर में, वो ये है कि मुझे बहुत यकीन अब नज़र आ रहा है कि ये पैनिक हो चुके हैं। ये जो भी बात कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि अब हमें किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करना है, उसमें से निकलना कैसे है। इनको एग्ज़िट प्लान चूँकि इनका नहीं था, इनको एग्ज़िट नज़र ही नहीं आ रही है कि कैसे निकलें इसमें से। इसके ऊपर बातचीत आपकी जारी रहेगी इंशाल्लाह, आपका तज़िया लेते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।